देखो, अभी जो हम लोग समझ जा रहे हैं ना वो है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे मेजर दिक्कत क्या आती है पता है कि इसकी जो मेन मेन टाइप्स है ना वो टाइप्स समझ नहीं आते कभी। तो मैंने टाइप्स को बहुत डिटेल में किया हुआ है, बाकी सब कुछ जो भी लिखा हुआ है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं। तो वो आपको सिर्फ मैंने हेड पॉइंट्स लिख दिए ताकि अगर आप ये हेड पॉइंट्स भी लिख दोगे ना तो अंदर कंटेंट आपको याद, मतलब आप खुद ब खुद बना के लिख सकते हो। पर इसके जो टाइप्स है ना उसका अंदर कंटेंट लिख सकते नहीं है, इसके लिए मैंने उसको डिटेल में लिखा हुआ है। अब कौन कौन टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप कौन सा है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ऐसा एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे वर्कर रेडी है, जो करंट वेज रेट चल रहा है ना, जो करंट मजूरी का रेट चल रहा है उसमें काम करने को तो रेडी है, पर उसको क्या मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा। उसका क्वालिफिकेशन भी है और फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। उसके बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आई एम ओपन टू वर्क बट नो वन इज गिविंग मी वर्क, ठीक है, ऐसा रहे, ठीक है। ये नॉर्मली कहाँ देखा जाता है, सिटी ज़्यादा देखा जाता है और विलेज में कम देखा जाता है, ठीक है। और नॉर्मली 15 से 25 साल की उम्र वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो लोग होते हैं वो इसमें कैटेगरी में फॉलो होते हैं। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैं काम करने को रेडी हूं पर मुझे काम नहीं मिल रहा। अगर आप एग्जाम में ये वाले सारे कीवर्ड्स है ना, ये बुक के कीवर्ड्स है, अगर आप ये लिख के आओगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्या क्या कीवर्ड्स क्या है, रेडी टू वर्क बट रेडी टू वर्क एट करंट वेज रेट प्लस पॉजेस क्वालिफिकेशन प्लस नो जॉब इज अवेलेबल, ठीक है। इतना लिख दोगे, इट इज कॉल्ड एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट क्या है, ये नॉर्मली सिटीज में देखा जाता है, विलेज में कम देखा जाता है। और कौन सा एज ग्रुप अफेक्ट होता है, 15 से 25 साल। याद रहेगा इतना, हाँ बोलो हाँ। चलो, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मेरे पास मैं मेरी जो कैपेबिलिटीज हैं, मेरी जो क्षमताएं हैं, मैं उसको पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज 8 घंटे हैं काम करने को, पर मेरे को काम कितना मिल रहा है, 4 घंटे ही मिल रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेस कैपेबल जॉब, समझ आया। तो उसका बोलते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ये नॉर्मली कहाँ दिखाया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाया जाता है, ठीक है। और ये फॉर एग्जाम्पल डिग्रीज है बट जॉब मेरे को लो ग्रेड की मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एम.कॉम कर चुका हूँ, ठीक है, पर मेरे को अभी भी 12th के बच्चे जो को जॉब मिलती है ना वही जॉब मिल रही है, तो मैं क्या बोलूँगा उसको, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट बोलूँगा। क्या ये समझ आया, ठीक है। क्या आपको ये कीवर्ड्स याद रहेंगे, कीवर्ड याद रहेंगे। चलो नेक्स्ट, कौन कौन कीवर्ड्स हैं, कैन नॉट यूटिलाइज दर कैपेबिलिटीज प्लस एक्सेप्ट लेस कैपेबल जॉब, और ये कहाँ पे लिखी जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे कीवर्ड, यहाँ पे एमसीक्यू वाला पॉइंट क्या था, 15 से 25, यहाँ पे एमसीक्यू वाला पॉइंट कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछेंगे एमसीक्यू में कि विच ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो लिखना कौन सा रहेगा आपको, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे कैपेबिलिटीज यूज नहीं होती। एक और अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे एग्रीकल्चर आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। थर्ड है डिस्गाइज्ड। क्या है, डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज मतलब क्या होता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों हिडन, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं सेम टेक्नोलॉजी पे, सेम टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल जो भी टेक्नोलॉजी गिवन है ना उस पर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, काम तो कम ही है पर लोग बहुत सारे लगे हुए हैं। इस तरीके से अगर मैंने कुछ लोगों को निकाल भी दिया ना वर्क से तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। याद आ रहा है ना, जहां पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं सेम टेक्नोलॉजी पे, प्लस अगर मैंने कोई लोगों को निकाल भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे काम को, तो उसका बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो ये क्या होता है, एक हिडन होता है, इसको हिडन भी बोलते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ये छुपा हुआ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। चलो अब इसमें एक चीज पॉइंट याद रखना है, ये यहाँ पे जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। क्या है, जीरो मार्जिन, इसका मतलब ऐसा होता है यहाँ आपका काम करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके लिए बोलते हैं जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो के बराबर है, समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, कौन कौन से हुए, एक तो हुआ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, एक हुआ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन में क्या था, जहां पे हम लोग काम करने को रेडी है पर हमको काम नहीं मिल रहा। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हमारे कैपेबिलिटीज तो है प्लस पर हमको हमारे कैपेबिलिटीज के मुताबिक काम नहीं मिल रहा, काम मिल रहा है पर अपने कैपेबिलिटीज के मुताबिक काम नहीं मिल रहा। और तीसरा क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे गिवन टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और अगर मैंने किसी लोगों को निकाल भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ जो टाइप है वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये साइक्लिकल को है ना डेवलप्ड कंट्री ज्यादा होता है। क्या है, डेवलप्ड जो कंट्री होते हैं ना, जैसे यूएस हो गया, ठीक है, तो वैसी कंट्री से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है,
जो आपको पता है एक आता है बूम पीरियड, रिसेशन पीरियड, ये फॉर एग्जांपल जहाँ पे एक पूरे कंट्री में क्या होता है, पूरा स्लो डाउन होता है, ठीक है, डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, ऐसा करके, ठीक है। तो वैसा वाला जो पीरियड होता है उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जहाँ पे डिप्रेशन बिकम्स रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, और आपको काम से तुरंत निकाला जाता है क्योंकि काम करने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने मैं एक फैक्ट्री में 1000 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और 1000 प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने 10 मजदूर को रखा हुआ है, 10 मजदूर को, समझ आ रहा है इतना। अब हुआ यूं, मार्केट में डिमांड मेरी कम हो गई और मार्केट में अब नेक्स्ट महीने में मेरे को सिर्फ 500 प्रोडक्ट डेवलप करने हैं, ठीक है। अब डिमांड कम हो गई, ऐसा क्यों हुआ कि पूरे ओवरऑल पूरे कंट्री में ऐसा माहौल है जहां पे पूरा ऐसा स्लो डाउन चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, पूरे मार्केट में मंदी चल रही है। तो उसका बोलते हैं अगर इसकी वजह से मेरे को 5 मजदूर निकालने पड़ेंगे, नहीं निकालने पड़ेंगे, बताओ 5 मजदूर एक्स्ट्रा है कि नहीं है। अब मंदी की वजह से अगर 5 मजदूर को निकाल फेंकता हूं तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, समझ आया। मंदी और तेजी के अभाव की वजह से, मतलब उसकी वजह से जब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? डिप्रेशन बिकम्स द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिट्रेंच्ड फ्रॉम वर्क, रिटेंशन क्या है, निकाल देना, रिमूव्ड फ्रॉम वर्क, ठीक है, उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये क्यों होता है? ड्यू टू रिडक्शन इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, समझ आया। एमसीक्यू में पूछेंगे विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू रिडक्शन इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो कौन सा आएगा? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसको हम लोग डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, समझ आया। डिप्रेसिव वर्ड कहां से आया पता है? डिप्रेशन, रिसेशन, बूम पीरियड, तो डिप्रेसिव वहां से आया, समझ आया ना। तो डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये नॉर्मली अमेरिका ने कब एक्सपीरियंस किया था? 1929 से लेकर 30 में एक्सपीरियंस किया था, उसको ग्रेट डिप्रेशन भी बोलते थे, ठीक है, ठीक है। और डेवलप कंट्रीज में ऐसा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट दिखा जाता है। कोई एग्जांपल डेवलप कंट्रीज का, जैसे यूएस हो गया, ठीक है, आज के ज़माने में ऐसा बोल सकते हैं जापान भी एक डेवलप कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट है, कौन सा है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल क्या होता है? जहाँ पे डिमांड, प्रोडक्शन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, न्यू टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से उसमें कोई चेंज आया, उसकी वजह से अगर कोई आपको चेंज मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में अकाउंटिंग की जॉब देखे तो अभी क्या हो रहा है, पूरा एआई संभाल रहा है, ठीक है। तो आपको अगर फॉर एग्जांपल आप है ना अकाउंट्स लिखते हो तो वो बुक्स में लिखते हो, ठीक है, और आज के समय में टैली नाम का सॉफ्टवेयर बहुत फेमस है, ठीक है। तो आपको आदत क्या थी? आपको आता है सिर्फ ये बुक्स में लिखना आता है, और मार्केट में डिमांड किसकी है? टैली की डिमांड है। तो अगर आपको टैली चलाना नहीं आता तो तुरंत आपको वो जो आपका मालिक होगा वो निकाल फेंकेगा कि टैली की रिक्वायरमेंट है, आपको टैली नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन प्रेफरेंस हुआ, समझ आया। चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्रोडक्शन, ये 4 चीज की वजह से DNP, D फॉर डिमांड, N फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, P फॉर प्रोडक्शन और प्रेफरेंसेस, इसकी वजह से अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, समझ आया, ठीक है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जब तब तक रहेगा जब तक आप वो काम सीख नहीं लेते, समझ आया। आप टैली सीख लोगे तो आपको क्या वो काम आपको मिल जाएगा, ठीक है, वापस काम मिल जाएगा, ओके। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्स्टेंटली रहता ही रहेगा, आप काम सीख लो आपको वो चला जाएगा। तो अनएम्प्लॉयड टिल दे डोंट लर्न द न्यू वर्क, ये जो मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे ये पीडीएफ में डाले हुए हैं ना, अगर आप वो लोग पढ़ोगे ना तो आपको 101% फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, कोई मार्क्स आपको काटने के नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? 5 टाइप हो गए। हमारा फर्स्ट टाइप क्या था? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेकंड कौन सा था हमारा? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तीसरा कौन सा था? डिस्गाइज्ड, चौथा क्या था? साइक्लिकल, और फिर क्या था? फ्रिक्शनल, ठीक है। बताओ ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मैं काम करने को रेडी हूं पर वो काम नहीं मिल रहा। अंडर यानी क्या हो रहा है? मेरे कैपेबिलिटीज, मेरी जो क्षमताएं हैं उनसे काम नहीं मिल रहा। डिस्गाइज, मुझे जो गिवन टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो मैं अगर कोई लोग को निकाल भी दूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल क्या होता है? डिप्रेशन की वजह से, डिमांड के चेंज होने की वजह से जो कोई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं साइक्लिकल, और नॉर्मली ये डेवलप कंट्रीज में होता है। और फ्रिक्शनल क्या होता है? DNP, D फॉर डिमांड, N फॉर
न्यू टेक्नोलॉजी, पी फॉर प्रेफरेंसेस और पी फॉर प्रोडक्शन। ये चार चीजों की वजह से अगर कुछ चेंज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, चेंज होने की वजह से उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या याद रहेगा, क्या एग्जाम में लिख पाओगे? अगर आप ये पीडीएफ एक बार रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फुल में से फुल मार्क्स ला दोगे इसमें। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये वाले पॉइंट्स है ना, एक बार रीड करेंगे ना सिर्फ हेड पॉइंट्स, तो भी हमको समझ आ जाते हैं। इसके लिए मैं इसमें डिटेल में जा रहा नहीं हूँ। क्या कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट, कारण क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, देखो एक देश होता है देश, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, उसकी एक क्षमता होती है कि वो इतना ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। पर भर भर के लोग पैदा होंगे, भर भर के पॉपुलेशन बढ़ बढ़ करेगी, तो देश कितना प्रोड्यूस कर पाएगा? सरकार भी क्या ही कर पाएगी? तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, एकदम हाई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। स्लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो कंट्री में होती है ना, वो एकदम क्या है, स्लो है। आज सरकार, मोदी सरकार क्या कर रही है, अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटी ला रही है बाहर से कि इंडिया में बहुत सारा काम आए। क्यों ला रही है? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, पर वो अभी भी क्या है, बहुत स्लो है। अभी भी जो लोगों की नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है लोगों की वो बहुत कम है। मान लो आपके बाबा दादा के पास 10 करोड़ की सेविंग्स होती, तो क्या आपको जॉब करने की जरूरत पड़ती? क्या आपको कमाने की जरूरत पड़ती? नहीं। ठीक है, आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसकी वजह से आप जॉब ढूंढ रहे हो। समझ आ रहा है? वोकेशनल एजुकेशन लैक्स, मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल जो टेक्निकल नॉलेज है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपके घर में एसी लगाना है, तो एसी लगाने के लिए एक स्किल चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पंखा लगाने वाला एसी लगा सकता है। ठीक है, उसके लिए पूरी ट्रेनिंग चाहिए, मैं वो नॉलेज होना चाहिए कि एसी कैसे काम करता है, सब कुछ। तो उसके लिए पूरी ट्रेनिंग चाहिए, वो वोकेशनल, उसको बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन। वो वोकेशनल एजुकेशन भी लोगों में बहुत कमी है, इसकी वजह से जरूरत तो है पर लोगों को वो काम आता ही नहीं है। एक एसी फिटिंग का 2 से 3 हजार रुपये लेता है, पता है आपको? ठीक है, तो वोकेशनल एजुकेशन अगर होता तब वो कमा सकते थे, पर आपको वो काम नहीं आता। इसकी वजह से आपको, फॉर एग्जाम्पल भाई, अभी अभी अपन को है ना रिपेयरिंग के लिए, पंखा वगैरह रिपेयर करने के लिए लोग चाहिए ना, मार्केट में इतने इजीली नहीं मिलते। आपको लगता है क्यों नहीं मिलते? जरूरत तो है, डिमांड तो है, पर वोकेशनल एजुकेशन ही नहीं लोगों के पास। जिस चीज की जरूरत है मार्केट में लोगों काम करने को रेडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर, आजकल मार्केट में प्लम्बर्स बहुत कमी है। ठीक है, प्लम्बर्स की रिक्वायरमेंट एकदम हाई है, पर लोगों को लगता है कि वो काम एकदम छोटा वाला काम है, हम लोग नहीं करेंगे प्लम्बिंग का काम, नल फिटिंग का। समझ आ रहा है? तो वोकेशनल एजुकेशन की बहुत जरूरत है, पर लोग करने को रेडी नहीं है। मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमको ऐसे प्लान करना चाहिए मैन पावर, वो अच्छे से प्लान नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से हमको प्लान करना चाहिए वैसा। फिर पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंसी, जो पब्लिक सेक्टर यानी ऐसा नहीं होता कि जो पब्लिक चलाती है, पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट चलाती है, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में जो एफिशिएंसी होनी चाहिए थी ना, जो गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करना चाहिए था, हाँ वो इतना एफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट जो इतनी एफिशिएंट नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लिजेंस है, मतलब जितना देखो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो बहुत कैपेबल है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, पर हालांकि आप देख पा रहे हो कि बाढ़, फिर ये अकाल पड़ जाना, फिर बार बार बारिश गिर जाना। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारा वो हो रहा है, जिसकी वजह से लोग क्या हो रहे हैं, उस पर डिपेंड कम हो रहे हैं। लो वर्कर्स मोबिलिटी, वर्क कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पा रहे। आज फॉर एग्जांपल लोग होंगे ना, वो बोलेंगे मैं अपनी धरती को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज फॉर एग्जांपल डीसा है, ठीक है, तो डीसा में क्या होगा, आज जॉब बहुत कम है, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, अहमदाबाद मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलेंगे नहीं मैं डीसा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब अबे पर अहमदाबाद में जॉब मिल रही है, जाना बे, तो नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा अपने डीसा को। भाई तो कोई मूव ही नहीं करना, अगर वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं करना, तो जॉब कहां से मिलेगी? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लैक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना अपने को जॉब बनाने के लिए, वो भी अभी तक इतना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे कॉजेज हैं। इसमें से आपका कोई भी आप एग्जाम में अगर 5 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, तो 5 से 6 पॉइंट लिख दोगे एग्जाम में, तो फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान रखना, अनएम्प्लॉयमेंट की एक लाइन, इंट्रोडक्शन की जो लाइन होती है, ठीक है, इंट्रो, वो सिर्फ एक लिख देना और भी 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर देना, क्या हो जाएंगे आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अंदर का पॉइंट इतना मैटर नहीं करता, हेड पॉइंट्स मैटर करते हैं। ठीक है, मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, कौन कौन से ऐसे मेजर्स लेने चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए? फर्स्ट क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल। पहला जो ऊपर क्या फर्स्ट पॉइंट क्या था कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट, यहाँ पे मेजर देखो, वहां पे दिया था प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, सॉल्यूशन क्या है, मेजर यानी क्या होता है, सॉल्यूशंस। क्या होता है, सॉल्यूशंस। अगर ऊपर प्रॉब्लम बताया हुआ है तो नीचे सॉल्यूशन बताया हुआ है, तो सॉल्यूशन क्या है, कंट्रोल कर लो पॉपुलेशन को। समझ आ रहा है ना?
ऊपर बोला पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या कर दो, कंट्रोल कर दो। सेकंड क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट क्या है, स्लो है। आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था इंडिकेटर वाला, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट है ना, उसको बढ़ाओगे ना तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। थर्ड क्या है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। आपको एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि क्या हो जाएगा, आपका सही से एम्प्लॉय बढ़ेगा। ऊपर प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम दिखाता हूं आपको मैं, आपको दिख रहा है मैन पावर प्लानिंग लैक्स, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। समझ आया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, आपको नौकरी मिले ऐसा एजुकेशन देना जरूरी है। आज के जमाने में जो एजुकेशन मिल रहा है, बताओ बीकॉम करके आपको क्या ही नॉलेज मिल जाएगा, मिलेगा कुछ, ठीक है। आज के ज़माने में बीकॉम करके आपसे जॉब लेने जाओगे तो शायद ही आपको जॉब मिलेगी, और अगर अच्छे कॉलेज से नहीं रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बीकॉम, तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है। एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ऊपर ऊपर प्रॉब्लम क्या था, ऊपर प्रॉब्लम था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, लैक कर रही है, तो सॉल्यूशन क्या है उसका, एक्सटेंशन करो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री अगर डेवलप करोगे, मतलब कॉटन की इंडस्ट्री होती है, कॉटन की इंडस्ट्रीज, ठीक है, वहाँ बहुत सारे मजदूर चाहिए होते, बहुत सारे लोग चाहिए होते काम करने के लिए, तो ऐसी इंडस्ट्री डेवलप करो जहाँ पे बहुत सारे लोग जरूरत है। स्प्रेड स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक इकलौता सेक्टर है जो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, ठीक है। तो एक इकलौता ऑप्शन और अच्छा ऑप्शन क्या है, सेफ ऑप्शन क्या है, कि एग्री सेक्टर को बूम करो, उसको प्रोडक्शन बढ़ाओ, और क्या करो, उसमें लोगों को लगाओ, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये क्या थे, हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको सॉल्यूशन मिल सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। क्या याद रहेगा, अगेन ये एग्जाम में अगर मैसेज पूछे तो आप 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर देना, और आप 5 पॉइंट एक्सप्लेन करने के पहले अनएम्प्लॉयमेंट का इंट्रोडक्शन दे देना, ताकि आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाए। हो जाएगा इतना, ठीक है, समझ आ गया। लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट चीज, स्टेट प्रोग्राम टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। जो स्टेट यानी क्या होता है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है मनरेगा, ठीक है, ठीक है। मनरेगा यानी क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो इसमें इसके तहत आपको क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये आपको एक बार बुक से रीड करना रहेगा, ठीक है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कभी पूछते हैं, ठीक है। पर उसके अलावा क्या है, पीडीयू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, उसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ऐसे ये 5-6 योजना लिखी हुई है। अगर आप ये योजना एक बार पढ़ोगे एग्जाम बुक में से तो आपको ये पूरा याद रह जाएगा। ये 5 योजना आपको एग्जाम में लिख के आनी पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेट प्रोग्राम टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। समझ आया, क्वेश्चन तो पूछो। देखो मनरेगा में ये 3 मार्क्स का आता है, इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत लिखा है इसके ऊपर कि एटलीस्ट 100 दिन का, एक साल में आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये मनरेगा के अंदर क्या होता है कि आपकी फैमिली में कोई भी एक इंसान को, ठीक है, हम लोग 100 दिन का क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, मतलब हम आपको रोजगारी देंगे ताकि आपकी फैमिली भूखी ना मरे। समझ आ रहा है, हाँ, और 5 किलोमीटर के दायरे में ही होता है, 5 किलोमीटर दायरे में आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 जो जगह है ना एम्प्लॉयमेंट की, वो फीमेल्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, उनकी फैमिली में मेल्स नहीं होते, वो मर जाते हैं अर्ली गरीब लोग में, ठीक है। तो 1/3 जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसके लिए रिजर्व है, फीमेल्स के लिए रिजर्व रखा गया है। तो ये अगर ये वाली चीज़ें आप लिखोगे ना इसमें, ये मनरेगा में आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये 2 और पॉइंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये 5 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। ये 4 प्रोग्राम्स जो लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा के, उसमें आप कुछ भी लिख के आओगे मार्क्स मिल जाएंगे, पर मनरेगा में आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलो एक साथ ये पूरा खत्म होता है चैप्टर, ठीक है। ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे से ले सकते हो, कॉमर्स विद विवेक से, ठीक है। थैंक यू।